अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज़ का एक टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो आयोनाइजेशन एनर्जी किस चीज़ को कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसके ये कौन से फैक्टर हैं जो कि इनके ऊपर अफेक्ट करते हैं और उनकी ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या ट्रेंड्स होते हैं, इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि जो एटम का साइज़ है यानी न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का जो फासला है इसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। और हमने देखा था कि एटम का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है वो उसकी कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से, यानी यूँ कह सकते हैं कि एटम का जो साइज़ है वो रिजिडली फिक्स्ड नहीं है बल्कि उसमें चेंज जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम वी से दैट द एटम हैज़ बीन आयोनाइज्ड। कहते हैं जब हम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, आखिरी शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एटम है ये आयोनाइज हो चुका है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक एटम है जिसका नाम सोडियम है, ठीक है। इसके पास क्या है, 11 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसके पास 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इस इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस दौरान इसके पास कितने प्रोटॉन बच जाते हैं? वही 11 प्रोटॉन, लेकिन उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वो इसके ज़रिए पॉजिटिव साइन से उसको शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह जो है एक एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाते हैं, प्रोटॉन इसके पास ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को अब हम नाम देते हैं केटाइन, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान कौन सी चीज़ आयोनाइज हुई है? सोडियम को आयोनाइज किया गया। यानी हमने क्या कहा कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करते हैं अपने आखिरी शेल से, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज अपीयर हो जाता है। तो इस चार्ज स्पीशीज को हम क्या नाम देते हैं? आयन का नाम देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। लेकिन ये जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है, यानी कोई एटम जो है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं अपने आखिरी शेल से, तो उसके लिए जो होती है बाहर से आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये बाहर से एनर्जी लेता है, तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो यहाँ पर कहते हैं द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन। हम आयोनाइजेशन के प्रोसेस को नीचे दिए गए एक जनरल इक्वेशन के जरिए समझते हैं। जैसे एक हमारे पास एक एटम है और वो क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज अपीयर हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, जिसको हम फिर क्या नाम देते हैं? केटाइन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है ये खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड की है। तो इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन आपको दी हुई है। कहते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आपसे कहते हैं कि वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब एक उनको चाहिए होती हैं जब वो अपने आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं। कौन सी चीज़? एक गैसियस एटम अपने आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और वो पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो इस प्रोसेस के लिए किस एनर्जी की ज़रूरत होती है और इस एनर्जी को फिर हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आगे कहते हैं कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली इन जॉल्स और किलो जॉल्स पर मोल। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी को हम जॉल्स पर मोल या फिर किलो जॉल पर मोल में क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, यानी ये उसका क्या यूनिट हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है सोडियम और मैग्नीशियम की आपको यहाँ बताई गई है। तो यहाँ कहते हैं सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाल लेता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। तो इस दौरान इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन का नाम देंगे। लेकिन ये जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है ये खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि इसके लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड की है। तो इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। इसी तरह एक मैग्नीशियम एक एटम है, वो आयोनाइज होता है, तो उस आयोनाइजेशन के लिए इसको एनर्जी चाहिए होती है और इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो कितनी है? 738। तो यहाँ पर इन दोनों के पास ना एक पॉजिटिव साइन आपको ये शो करके दिखाया गया और एक ये पॉजिटिव साइन आपको शो करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है? हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन के जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन के जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकाली जाती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की है, इस रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो उस दौरान इसके साथ ये पॉजिटिव साइन शो हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेम यहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक टर्म यूज हुआ है, कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है? ठीक है, सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि जब कोई भी एक एटम है वो अपने वैलेंस शेल से पहला इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करे तो उसको हम उस एटम की वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो वो जो एनर्जी होती है वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। यानी पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के ऊपर उस एटम को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी क्या कहलाती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरह ये सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब यहाँ कहते हैं द अबव बोथ वैल्यूज ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और फॉर सोडियम एंड मैग्नीशियम रिस्पेक्टिवली। ये दो वैल्यूज आपको सोडियम एंड पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए दी हुई है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर हम कोई एटम है उससे सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए जो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसको फिर हम नाम देंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो मैग्नीशियम ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया है। अब मैग्नीशियम क्या करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब वो रिमूव करता है, उसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से रिमूव करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी अपीयर हो जाता है। लेकिन उस दौरान यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए होती है वो थोड़ी पहले वाले इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो एनर्जी कहलाती है उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटम जो था वो न्यूट्रल था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन जो था पहले इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिया, इतनी एनर्जी नहीं चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो जब उसने इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल से रिमूव किया तो न्यूक्लियस का होल्ड अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा सा बढ़ गया। अब उस न्यूक्लियस का जो होल्ड है इसको तोड़ने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। ठीक है, तो उस ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और रीज़न क्या है, क्योंकि एक ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज से जब एक दूसरा एटम आप निकालते हैं तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस के होल्ड को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या करते, थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं, तो वह भी हमने देखने हैं। ये कुछ फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। एटम का जो रेडियस है, एटम का जो साइज़ है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर किस तरह असरअंदाज होता है। सो जैसे हम कहते हैं कि जो एटम का साइज़ होता है अगर वो बढ़ेगा तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो होल्ड है अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगा। तो जब न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम हो जाएगा तो आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। अगर हम देखें एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। वही बात हमने कह दी कि अगर दूसरा जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अगर आपके पास कोई एटम है उसके अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसने अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से रखा हुआ है, उसके ऊपर जो उनका होल्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर आपको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो हम कह सकते हैं कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी उसके लिए ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ लो लेइंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी शिल्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, आप लोग के पास क्या है, ये एक एटम है जिसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं और ये उसके आसपास क्या है, मुख्तलिफ जो हैं वो शेल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस को जो होल्ड है इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, लेकिन जितना न्यूक्लियस का फासला, जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन का फासला जितना बढ़ता है तो न्यूक्लियस का होल्ड उनके ऊपर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियर चार्ज है इसको पकड़ लेते हैं और वहाँ तक इसको नहीं जाने देते। इसका मतलब कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को इन इलेक्ट्रॉन्स ने, जो अंदरूनी जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसने इसको क्या कर लिया, शील्ड कर लिया, छुपा लिया है। किससे? इस न्यूक्लियर चार्ज से।
तो हम कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन ने क्या चीज़ प्रोड्यूस की है, शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड इतना ज़्यादा नहीं है। अब जब आखिरी न्यूक्लियस का होल्ड इतना ज़्यादा नहीं होगा तो उसको रिमूव करना हमारे लिए आसान होगा, यहाँ से एनर्जी भी इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी। सो हम कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो वो शील्ड होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या होगा, हमारे लिए आसान होगा। अब आगे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एन एटम, यानी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो क्या है। देखिए हमारे पास ना दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और सब शेल का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है। एक होते हैं एस सब शेल, दूसरे होते हैं पी, तीसरे होते हैं डी, और उसके बाद आते हैं एफ। एस के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 6 आ सकते हैं। डी के अंदर 10 आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 आ सकते हैं। अगर इसको हम हाफ कर दे तो इसका 1 है, अगर इसका हाफ देके तो 3 है, 10 का हाफ देके तो 5 है, 14 का हाफ देके तो 7 है। अब ऐसे ऑर्बिटल्स के जिनका आउटर मोस्ट शेल जो है या जो ऑर्बिटल है वो क्या है, फुली फिल्ड है, यानी अगर इसका फुली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है तो वो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, स्टेबल होंगे, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी और वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू दोज के जिनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है 1 और 2 तो ये हाफ और उसमें आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखिए 6 और 3 में ये पार्शियली फिल्ड है, यानी 1 किसी एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, ठीक है, 4 है या फिर 5 है। इसी तरह किसी के पास 1 2 3 4 6 7 8 9 इस तरह से। तो ये क्या है, ये आपके पास पार्शियली फिल्ड है। अगर कोई एटम जो उनके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड है या फिर फुली फिल्ड है तो वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, और अगर वो पार्शियली फिल्ड होंगे तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो जो स्टेबल होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो अनस्टेबल जो पार्शियली फिल्ड होते हैं वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा आसान होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी पार्शियली फिल्ड के लिए वो थोड़ी सी कम होगी। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, इसका आयनाइजेशन एनर्जी आपको दी हुई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबकी क्या है, कम है, दूसरी जो है वो फर्स्ट वाले के मुकाबले में ज़्यादा है, और ये जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वो सेकंड वाले के मुकाबले में ज़्यादा है। सो यहाँ कहते हैं जहाँ हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड का कॉन्सेप्ट आप देखें, ये जो लिथियम है ये क्या है, इसके लिथियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, और जो बेरिलियम है ये क्या है, सेकंड ग्रुप का मेंबर है। ये जो है बेरिलियम ये क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो देखें जो हाफ फिल्ड है उससे कम्प्लीटली फिल्ड जो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, फिर आप देखिए बोरॉन, ये देखिए 801 900 से 801 में वैल्यू आ गई है। तो बेरिलियम का जो एस ऑर्बिटल है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, और ये जो बोरॉन है इसका पी ऑर्बिटल क्या है, ये पार्शियली फिल्ड है। तो ये क्या है, ये अनस्टेबल है, यानी हम कह सकते हैं स्टेबल कन्फिगुरेशन इतनी नहीं है जितना इसकी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इस वाले के मुकाबले में। सेम अगर आप नाइट्रोजन की देख लें तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि ये भी क्या है, देखिए ये P1 P2 P3 P4 P5 और ये P6 है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर ये P3 देखें तो इसका मतलब क्या है, ये हाफ फील्ड है, और हमने देखा था कि अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो वो स्टेबल होगा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। देखिए 1086 से देखिए 1400 यानी 1408 402, और देखिए 1300 से 1300 बात आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाफ फील्ड है और कम्प्लीटली फील्ड है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। देखिए अब यहाँ पे नियॉन का देखिए ये कम्प्लीटली फील्ड है, तो ये देखिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो जो हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किसी एटम की हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, मतलब उनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, तो उसके लिए तो उसके वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और उसके लिए फिर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर आप लोगों को ट्रेंड्स दिए हुए आयनाइजेशन पोटेंशियल के, आयनाइजेशन एनर्जी के, अलॉन्ग द ग्रुप अगर आप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो जैसे हमने कहा था कि एटम का अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज़ क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स की एडिशन होती है। जैसे आप यहाँ देखें तो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये क्या है तीसरा, ये चौथा, इस तरह पाँचवा। तो जैसे डाउन द ग्रुप आप जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का और आखिरी शेल के दरमियान का जो फासला है वो बढ़ रहा है, तो वहाँ से आखिरी शेल से अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जो टॉप के ऊपर कहते हैं टॉप के ऊपर ग्रुप के टॉप के ऊपर जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी एज कम्पेयर टू द बॉटम, यानी बॉटम में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इसकी कम होगी। अब देखिए हाइड्रोजन 1300 500 4 4 4 देखो तो ये वैल्यूज जो है वो डाउन द ग्रुप्स क्या हो रही, कम हो रही है। ठीक है,
इसी तरह यहाँ कहते हैं अलोंग द पीरियड अगर हम देखें तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एटम का जो साइज़ है वो श्रिंक होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। जितना देखो हमने क्या कहा था, अलोंग द ग्रुप अगर हम अलोंग द पीरियड अगर हम जाते तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। न्यूक्लियस का जो होल्ड अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए फिर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमें पीरियड में, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखिए लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है, लेफ्ट से अगर हम राइट पे जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, वो हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए 528, 99, 801 देखिए वैल्यूज़ जो है वो आगे जाके बढ़ रही हैं। सो हम कह सकते हैं अलोंग द ग्रुप जो है, अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो इंक्रीज होती हैं। अब कहते हैं जो राइट साइड के ऊपर एलिमेंट्स हैं उसके पास मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसका है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, और जो लेफ्ट साइड के ऊपर उसकी मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, तो आपके ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल आपको दी हुई जिसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि कौन सा ऐसा सेट है जिसके आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, आप ग्रुप से गैस कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपको बताई गई है। यहाँ पर आप लोग के पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, कहते हैं विच एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आप लोगों ने हर एक सेट में देखना है कि कौन से एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह जैसे बिल्कुल सेम ऊपर वाले को एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको देखना है। नेक्स्ट कहते हैं कैन यू एक्सप्लेन द एबनॉर्मलिटीज इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन एंड नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। आप जो यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ में जो एबनॉर्मलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड शील्डिंग इफेक्ट। देखो मैंने आपको हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में आप देखें कि वो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड है वो स्टेबल है, और जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो पार्शियली फील्ड है वो क्या है, वो अनस्टेबल है। एक तरह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है। अब बेरिलियम और बोरॉन का देखिए, बेरिलियम का जो एस ऑर्बिटल है देखिए फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये S1 है और ये क्या है S2 है। तो S में टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 2 है, और 2 जो है वो कंप्लीटली फील्ड है, तो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो होते स्टेबल होते हैं उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। बोरॉन देखिए क्या है P1 है, ये क्या है P2, P3, P4, P5 और P6। तो मैंने आपको बताया था कि जो हाफ फील्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। तो बोरॉन जो है वो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनस्टेबल है, इतना ज़्यादा उसकी स्टेबल कन्फिगुरेशन नहीं है। तो चूँकि स्टेबल नहीं है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, इसी वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या है, वो कम है। यहाँ एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरह अगर आप P3 की बात करते हैं तो P3 में आप 1400, यहाँ पे आपको 1300 की वैल्यू नजर आ रही है। तो ये देखिए P3 क्या है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं देन पार्शियली फील्ड। तो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल के लिए एनर्जी जो है वो कम चाहिए होती है, और हाफ फील्ड के लिए एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। वहाँ से यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पार्शियली फील्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा आसान होता है। तो ये चीज़ हमने एक्सप्लेन कर ली। ठीक है, यानी हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, फिर आप इसको ईजिली आंसर कर पाएंगे। इस तरह ये वाला टेस्ट योरसेल्फ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।